हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स द्वारा डिमांड आई है, जो स्टूडेंट 2019 का एमपीपीएससी का मेंस देने वाले हैं, उनकी डिमांड आई है कि मैं सेकंड पेपर में जो एक्ट दिए गए हैं 10 एक्ट, उनको उनकी क्लास के लिए मुझे कहा गया है। उनकी डिमांड को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि आज से मैं आप लोगों को बहुत सरलतम तरीके से और एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्ट, उस तरीके से मैं आप लोगों को एक्ट समझाने का प्रयास करूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला अधिनियम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसके बारे में आज क्लास देने वाला हूँ। पहले इस अधिनियम को हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि क्या इसका मतलब है, और फिर मैं इसमें ये बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से इसको लिखना है। 15 मार्क्स में किस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लिखना है। 6 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से लिखना है। 3 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से हमें उनको लिखना रहेगा, इस पर हम आगे चर्चा करें। तो ये अधिनियम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, कोई अधिनियम जब हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें दो खास बातें हमें लिखना होती हैं। एक तो उस अधिनियम को संसद द्वारा कब पास किया गया, दूसरा उस अधिनियम को कब लागू किया गया। उससे जुड़ी हुई और इम्पोर्टेंट जो बात है वो हमें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। तो पहला 1955 का जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो अधिनियम है ये अस्पृश्यता से रिलेटेड है और इसका हमारे संविधान में 17 आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। तो 17 आर्टिकल में जो अस्पृश्यता के संबंध में प्रावधान है, उससे निजात दिलाने के लिए संसद ने यह अधिनियम पास किया। और इस अधिनियम को पास करने का जो अधिकार है संसद को मिला है आर्टिकल 35 से। यानी दो आर्टिकल्स इसमें आपको बताना है। आर्टिकल 17 जिसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा और इस तरह का आचरण दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 35 में लिखा है कि मौलिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संसद द्वारा विधि बनाई जाएगी। तो इन दोनों आर्टिकल्स से संबंधित ये अधिनियम है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो इन दोनों का उल्लेख करते हुए हमें बताना है कि यह अधिनियम 8 मई 1955 को संसद ने पास किया और 1 जून 1955 को पूरे भारत में लागू हुआ। खास बात यह है कि उस समय जम्मू कश्मीर में भी लागू ये किया गया था। कुछ अधिनियम ऐसे रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुए, बाकी जगह लागू हुए। अब तो खैर सब सारे अधिनियम लगभग जम्मू कश्मीर में लागू हो चुके हैं। तो ये दो डेट आपको ध्यान रखना है। 8 मई 1955 को संसद ने पास किया, 1 जून 1955 को संसद ने इसको पूरे भारत में लागू किया। बाद में एक्चुअली पहले जो इसका नाम था वो था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इलाया पेरुमल समिति की सिफारिश पर इसका नाम 1976 में हो गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और आज हम इसी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर में बन सकता है कि इलाया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये नाम जो है ये कब रखा गया, किस ईयर ये नाम पड़ा और किस समिति की सिफारिश पर पड़ा। तो इलाया पेरुमल समिति की सिफारिश पर ये नाम जो है 1976 में पड़ा, है ना। तो ये बात इंट्रोडक्शन की हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता आपको 3 मार्क्स में पूछ सकता है। इसको जो है 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता क्या होती है। तो इसमें खास बात यह है कि अस्पृश्यता का हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है और अधिनियम में भी इसकी परिभाषा नहीं। खास बात ये, लेकिन अस्पृश्यता से अगर हम सामान्य अर्थ निकालें तो अस्पृश्यता जो है एक जाति प्रथा से उत्पन्न हुई सामाजिक कुरीति होती है, जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ किसी प्रकार की अंतःक्रिया नहीं करता है, इंटरेक्शन नहीं करता है, और उसे कुछ विशिष्ट कार्यों
के लिए अयोग्य मानता है। तो ये अस्पृश्यता की ऐसी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अस्पृश्यता जाति प्रथा के कारण उत्पन्न हुई ऐसी सामाजिक रीति है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ अंतःक्रिया या इंटरेक्शन नहीं करता है और उसे कुछ विशिष्ट कार्यों के अयोग्य मानता है। तो इसको हम ऐसे अस्पृश्यता को डिफाइन कर सकते हैं अगर 3 नंबर में आपको पूछा जाता है तो। अब देखिए इसके पर्पज क्या, उद्देश्य। सभी अधिनियमों के आपको उद्देश्य याद करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर में उद्देश्य का पूछा जा रहा है, पहले पूछा गया है, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो पूछे कि सिविल अधिकार संरक्षण 1955 का उद्देश्य, तो 1 पॉइंट आपको लिखना है, मेन जो पॉइंट है। के उद्देश्य तो आपको 2 से 3 पॉइंट लिखना है। ये ध्यान रखना है, का यानी एक, के यानी एक से ज्यादा। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं उद्देश्य के। इसमें एक है कि अस्पृश्यता का प्रचार करने के लिए दंड का प्रावधान करना, यानी अस्पृश्यता का जो प्रचार प्रसार करता है, अस्पृश्यता को जो अच्छा मानता है, उसको दूसरों से कहता है कि भाई अच्छी चीज है, इसका पालन करो, है ना, तो उसके लिए उसको दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। दूसरा, अस्पृश्यता का आचरण करने के लिए दंड का प्रावधान, यानी अस्पृश्यता संबंधी कोई व्यवहार करता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अगर कोई व्यवहार करता है, किसी को जो है कहता है कि भाई मुझे नहीं छूना या छू सकते हो, तो इस तरह कोई आचरण या व्यवहार करता है तो उसको दंड का प्रावधान करना, ये इसका पर्पज है। इस तरह से अस्पृश्यता से उत्पन्न अयोग्यताएं या नियोग्यताएं लागू करने के लिए दंड का प्रावधान करना, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर उसे कुछ कार्यों के लिए अयोग्य कहता है या उसको वो कार्य करने से मना करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान करना, ये जो है तीसरा इसका पर्पज है। तो इस तरीके से जो है आपको ये 3 पर्पज इसमें बताना है। 3 नंबर में अगर आपको पूछा जाता है तो इस तरह से लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं धारा 1 से। इसमें धारा जो 1 है उसमें 3 चीजें कही गई हैं। देखिए धारा 1 और 2, ये जो धाराएं हैं सभी अधिनियमों में समान एक जैसी, यानी धारा 1 में उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ होने की तिथि लिखी रहती है, और धारा जो 2 रहती है उसमें डेफिनेशंस दी रहती है, परिभाषाएं दी रहती हैं। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होने की तिथि, ये 3 बातें धारा 1 में कही गई हैं। तो नाम तो वही है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके बाद इसका जो विस्तार है, जैसे मैंने बताया कि सभी जगह इसका विस्तार किया कि पूरे भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ, जैसा मैंने अभी बताया। इसके अलावा इसके प्रारंभ होने की तिथि भी हम पढ़ चुके हैं, 1 जून 1955 को ये प्रारंभ हुआ है। तो इस तरीके से जो है 3 चीजें आपको धारा 1 में बताना है, इसका नाम, प्रारंभ होने की तिथि और विस्तार। ठीक है, तो इसके बाद है धारा 2, इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। इसमें सिविल अधिकार की डेफिनेशन आपको पूछी गई है एक बार, मेरे ख्याल से 2016 में सिविल अधिकार की डेफिनेशन पूछ ली गई एक बार। तो सिविल अधिकार का मतलब क्या होता है, सिविल अधिकार का यहाँ पर मतलब क्या, आपको इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल अधिकार की डेफिनेशन यहाँ पर बताना है। तो सिविल अधिकार का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा अधिकार जो किसी व्यक्ति को संविधान का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का निवारण कर देने के बाद निवारण कर देने के कारण उत्पन्न होता है। ये ऐसा अधिकार है जो संविधान का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का निवारण कर देने के कारण उत्पन्न होता है, इसको हम कहते हैं सिविल अधिकार। इस अधिनियम के अंदर इसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम समझें तो इस तरह समझ सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता से पीड़ित व्यक्ति का से निजात दिलाने का अधिकार, निजात पाने का अधिकार सिविल अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 17 है, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता से पीड़ित जो व्यक्ति है उनको अस्पृश्यता से निजात पाने का जो अधिकार है उसको कहते हैं सिविल अधिकार, इस अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद ये जो डेफिनेशन दी गई है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। होटल है, होटल के अंतर्गत जलपान गृह है, रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं जहाँ पर लोग जो है जा करके खाना वगैरह खाते हैं ना, चाय पानी पीते हैं, तो ये है होटल।
स्थान है, कोई भी स्थान, ग्रह है, भवन है, तंबू है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आपको जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको 3 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा। ज्यादातर जो डेफिनेशंस हैं वहां से 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें सिविल अधिकार और अनुसूचित जाति दो की डेफिनेशन आपको 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी होटल है, स्थान है, लोक मनोरंजन स्थान है, लोक पूजा स्थान है, भेद है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लोक जो वर्ड यूज हुआ है, लोक मनोरंजन स्थान, लोक पूजा स्थान, ये जो 2 वर्ड यूज हुए हैं, लोक का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर सभी लोग जा सकते हैं। लोक मनोरंजन स्थान यानी टॉकीज वगैरह है, प्रदर्शनी वगैरह होती हैं, क्रीड़ा स्थान होते हैं, स्टेडियम वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर सब लोग जा सकते हैं, तो उसको कहा जाता है लोक मनोरंजन स्थान। लोक पूजा स्थान तो ऐसा पूजा स्थल जिसमें सभी लोग पूजा अर्चना प्रार्थना के लिए जा सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर लोक का मतलब है जिसमें सभी लोग जा सकते हैं, जिसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए लोक वर्ड यूज होता है। इसमें इम्पोर्टेंट है अनुसूचित जाति की परिभाषा, जो इस नियम में बताई गई है, और ये एक्चुअली कहीं ना कहीं संविधान से जुड़ी हुई अनुसूचित जाति की परिभाषा, अनुसूचित जाति जनजाति दोनों की परिभाषा हमारे संविधान में दी गई है। अनुच्छेद जो 366 24 क्लॉज है, देखिए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 366 है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई, तो उसमें एक डेफिनेशन अनुसूचित जाति की भी दी गई है, अनुसूचित जनजाति की भी दी गई है, और भी दी गई डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमें अनुसूचित जाति की परिभाषा के बारे में पढ़ना है। तो 366 के जो क्लॉज 24 है उसमें इसकी परिभाषा दी गई है, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी जातियां अनुसूचित जातियां हैं जिनकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 341 के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से लोक अधिसूचना द्वारा की जाती है। ये है आर्टिकल, इसमें आपको 2 ध्यान रखना है, आर्टिकल 366 24 और आर्टिकल 341, क्योंकि आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति ऐसी की घोषणा करते हैं और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। लोक अधिसूचना पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा ये घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, उसका आर्टिकल है 341। और ये बात 366 के 24 क्लॉज में कही गई। एसटी की परिभाषा हम कहें तो 366 के 25 क्लॉज में कही गई है। एसटी की घोषणा राष्ट्रपति 342 अनुच्छेद के तहत करते हैं, लेकिन यहाँ पर एसटी की डेफिनेशन यहाँ नहीं हमें पढ़ना है। एसटी की परिभाषा हम पढ़ेंगे एससी एसटी जो एक्ट है आगे पढ़ने वाले हैं उसमें। दुकान, जहां पर ये क्रय एक्चुअली सही नहीं, जहां पर विक्रय होता है वस्तुओं का, जहां पर विक्रय होता है वो उसको कहते हैं दुकान। तो ये इस तरीके से डेफिनेशंस वाला पार्ट पूरा हो जाता है, यानी धारा 2 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद धारा 3 आती है। धारा 3 और 4 ये धारा जो है दोनों दंड के संबंध में है। धारा जो 3 है वो धार्मिक नियोक्ताओं के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान रखना है अस्पृश्यता, इसमें जो वर्ड है अस्पृश्यता ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई धार्मिक कार्य करने से रोकता है, उसको मना करता है, किसी मंदिर में, किसी जो लोक पूजा स्थल है, इसमें लोक पूजा स्थल यूज किया गया है, किसी लोक पूजा स्थान में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वहां पर प्रवेश करने से, पूजा करने से, प्रार्थना करने से रोकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर, इसमें मेन चीज आपको समझना, अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति किसी लोक पूजा स्थान में प्रवेश करने से, वहां पर पूजा करने, प्रार्थना करने, परिक्रमा करने, जल चढ़ाने, है ना, वगैरह वगैरह, तो इन सब कार्यों से अगर कोई रोकता है, अगर इसको हम शॉर्ट में कहना चाहें तो धार्मिक कार्य करने से रोकता है, तो उसको जो है अपराधी माना जाएगा और इसके लिए उसको दंड दिया जाएगा। और वो दंड क्या होगा, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दंड का प्रावधान है। तो मिनिमम अगर कहें तो 1 माह का कारावास और 100 रुपए का जुर्माना, ये मिनिमम हो गया। मैक्सिमम 6 महीने का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना, है
ये इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। और ये दंड आगे भी जो है वहां पर भी दंड का प्रावधान यही है। जैसे सामाजिक नियोक्ता लागू करने के लिए दंड का प्रावधान, तो यहाँ वहां पर भी यही दंड दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर मेंशन नहीं किया गया है एक्ट में, है ना। तो ये जो दंड का प्रावधान हमने यहाँ पर पढ़ा है, यही दंड का प्रावधान आगे भी हम पढ़ेंगे। जहां पर उल्लिखित नहीं है, कहीं पर उल्लिखित है तो वहां पर वो अलग होगी। इसी धारा जो 3 है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि जो हिंदू के अंतर्गत कौन माने जाएंगे, हिंदू किसको माना जाएगा, तो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, और हिंदू धर्म से संबंधित जो संप्रदाय हैं, शैव है, वैष्णव है, लिंगायत है, ये सारे हिंदू माने जाएंगे। ऐसी बात धारा 3 में ही कही। धारा 4 को जो है एक बार मेरे ख्याल से 2017 में इसका क्वेश्चन आ चुका है। पर्टिकुलर एक धारा का क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया। ये जो धारा 4 है, इस धारा 4 को 15 नंबर में एक बार पूछा गया है, ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर ये 15 नंबर पूछी जाती है तो हमें जो है इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर इसका पर्पज लिखेंगे अधिनियम का, और फिर इस धारा से संबंधित जो प्रावधान है, जो पॉइंट है, वो आपको लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। तो ऐसे जो है ये 15 नंबर का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, इसकी बात हम कर रहे हैं धारा 4 की, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर कोई सामाजिक गतिविधि करने से रोकता है या उसको अयोग्य ठहराता है, तो उसको अपराधी माना जाएगा और उसको इस अधिनियम के तहत दंड दिया जाएगा। ये बात कही गई है। अब इसमें कौन सी सामाजिक गतिविधि है वो पॉइंट में दी गई है। इस धारा में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर कोई सामाजिक कार्य गतिविधि करने से रोकता है, तो उसे इस अधिनियम के तहत अपराधी माना जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। दंड कितना दिया जाएगा, जो हमने धारा 3 में पढ़ा हुआ है वही दंड यहाँ पर हम उसको मानेंगे। हाँ, तो इसमें सामाजिक गतिविधि क्या होगी, कौन सी सामाजिक गतिविधि इसमें सम्मिलित है, वो इसमें पॉइंट में 10-11 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, वो पॉइंट आपको याद करना है और लिखना है। तो इसमें पहला पॉइंट है किसी दुकान, होटल, होटल यानी जलपान गृह ही है, तो ये होटल अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। दुकान, होटल, लोक मनोरंजन स्थान में प्रवेश अगर कोई करता है और उसको रोका जाता है इस कार्य करने के लिए। इसके बाद किसी धर्मशाला या सराय में प्रवेश करता है वो और उसको रोकता है। लोक उपयोग में रखे गए जो बर्तन है, लोक उपयोगी मतलब सभी के उपयोग के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर कहीं पर बर्तन रखे हुए हैं और कोई व्यक्ति उनका उपयोग करता है, तो और ऐसा करने से उसको कोई व्यक्ति रोकता है, तो उसको अपराधी माना जाएगा, दंड दिया जाएगा। कोई व्यापार या कारोबार करने से रोका जाता है अस्पृश्यता के आधार पर, अगर किसी व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है या कोई कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और उस कार्य को करने से कोई रोक रहा है अस्पृश्यता के आधार पर, तो उसको अपराधी माना जाएगा जो ऐसा कर रहा है, रोक रहा है। किसी नदी है, जलाशय है, कुआं है, तालाब है, कब्रिस्तान है, श्मशान है, उसका उपयोग करने से अगर किसी को रोका जाता है, उसमें प्रवेश करने से किसी को इस तरह से जो ऐसा कर रहा है, जो रोक रहा है, उसको अपराधी माना जाएगा। किसी सार्वजनिक सवारी, बस या ट्रेन का कोई सफर कर रहा है, किसी धार्मिक सामाजिक जुलूस जो निकल रहा है उसमें हिस्सा ले रहा है, किसी सामाजिक या धार्मिक जो प्रथा है, रूढ़ी है, परंपरा है, उसका निर्वाह कर रहा है। किसी क्षेत्र में निवास, यहाँ पर कोमा है, निवास परिसर का निर्माण तथा उपयोग करना, किसी क्षेत्र में कोई निवास कर रहा है, किसी परिसर का निर्माण कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, ऐसा करने से उसको रोका जाता है अस्पृश्यता के आधार पर, तो जो ऐसा कर रहा है, रोक रहा है, उसको अपराधी माना जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अस्पृश्यता के आधार पर ऐसा अगर कर रहा है तो ही जो है उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा, दंड दिया जाएगा। इसमें खास बात यही है। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आता है आभूषणों तथा अलंकारों का उपयोग करना। अगर कोई व्यक्ति कुछ आभूषणों का, अलंकारों का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसा करने पर अगर किसी को रोका जा रहा है तो उसको रोकने वाले को अपराधी माना जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो ये धारा 4। धारा 5, अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इनकार करने के लिए दंड। अस्पताल के साथ साथ इसमें छात्रावास भी आते हैं, इसमें स्कूल कॉलेज भी आते हैं, औषधालय भी आते हैं,
शिक्षण संस्थान आते हैं, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। हेडिंग में केवल अस्पताल लिखा है, उसमें आदि कर दिया गया है ना। तो अस्पतालों के साथ साथ इसमें औषधालय, सिविल डिस्पेंसरी जो होते हैं, छोटे जो अस्पताल होते हैं उनको औषधालय कहते हैं। औषधालय, शिक्षण संस्थान यानी स्कूल कॉलेज, और छात्रावास है ना, हॉस्टल। तो इनमें अगर कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी को प्रवेश करने से मना करता है, इनकार कर देता है, फिर इसमें लिखा है प्रवेश देने के बाद उसके साथ भेदभावपूर्ण आचरण करता है। प्रवेश दे दिया उसने और प्रवेश देने के बाद उसके साथ अस्पष्टता के आधार पर भेदभाव आचरण करता है, यानी उसको सुविधाएं नहीं प्रदान करता, जो सुविधाएं उसको मिलना चाहिए वो सुविधाएं उसको प्रदान नहीं की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको अपराधी माना जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। दंड वही दिया जाएगा जो हमने धारा 3 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, धारा 5 हो गई। धारा 6, माल बेचने या सेवा करने से मना करने पर दंड। अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी है, कारोबारी है, किसी व्यक्ति को अस्पष्टता के आधार पर अपना माल बेचने से मना करता है, जो सेवाएं प्रोवाइड करा रहा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन कह देता है कि भाई मैं आपके यहाँ पर अपनी सेवाएं नहीं दूंगा, आपकी जो इलेक्ट्रिक बिजली जो खराब हो गई है घर की, उसको मैं सही नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति में जो है उसको दंड दिया जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा इस अधिनियम के तहत। इसके बाद धारा 7, इनके अलावा बाकी धारा 7 में और प्रावधान किए गए, इसमें लिखा अस्पष्टता से उत्पन्न अन्य अपराधों के लिए दंड। ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, इसके अलावा अन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान इसमें किया गया। धारा 7 में से लिखा है, अगर कोई व्यक्ति भूमि, अपना मकान किराए से देने से मना करता है अस्पष्टता के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पष्टता के आधार पर अपना मकान किराए से देने से मना करता है, अपनी भूमि पट्टे पर देने से मना करता है, उसकी जो जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है या कोई और इस तरह की लैंड है, तो उसको वो पट्टे पर, लीज पर देने से मना करता है अस्पष्टता के आधार पर। तीसरा, उसके साथ कारोबार करने से मना कर देता है। कोई अन्य काम अस्पष्टता के आधार पर करने से इनकार करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, और दंड वही होगा जो हमने धारा 3 में पढ़ा होगा। इसके बाद धारा 7A आती है, इसमें लिखा है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम अस्पष्टता का आचरण माना जाएगा किन परिस्थिति में। अनिवार्य श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम कराना। अनिवार्य श्रम मतलब जबरन श्रम करना, जबरदस्ती श्रम है ना। अनिवार्य श्रम का मतलब जोर जबरदस्ती करके, डरा करके, धमका करके उससे काम लेना, इसको कहते हैं अनिवार्य श्रम। यदि कोई व्यक्ति किसी को साफ सफाई करने के लिए कहता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को साफ सफाई करने के लिए कहता है, कोई पशु शव पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए कहता है, किसी पशु की खाल निकालने के लिए कहता है, या कोई अन्य काम करने के लिए जोर जबरदस्ती से कहता है, डरा धमका करता है, मजबूर करता है, तो उसे दंड दिया जाएगा। और ये दंड कितना होगा इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें 3 चीजें दी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पष्टता के आधार पर किसी को साफ सफाई करने के लिए कहता है, पशु शव हटाने के लिए कहता है, शव की खाल निकालने के लिए कहता है, या अन्य कोई काम अस्पष्टता के आधार पर करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे अपराधी माना जाएगा जो ऐसा कर रहा है, और उसको जो है इस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। और वो दंड क्या होगा, इसमें कम से कम 3 महीने का कारावास लिखा हुआ है और 100 रुपए का जुर्माना लिखा हुआ है। कम से कम अधिकतम 6 महीने का कारावास, अधिकतम में 6 महीने कारावास और 500 रुपए का अधिकतम जुर्माना। तो इस तरीके से जो है ये अलग से इसमें दंड का प्रावधान किया गया है धारा 7A में, ध्यान। इसी में लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति किसी को सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी देता है तो उससे जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, यानी उसको अनिवार्य श्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और इसी आधार पर उसको दंडित किया जाए। धारा जो 8 है, इसमें लिखा है कुछ दशाओं में अनुज्ञप्ति का रद्द
किया जाना। अनुज्ञप्ति मतलब होता है लाइसेंस। अगर कोई व्यापारी है, कारोबारी है, सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो जब काम स्टार्ट करता है तो लाइसेंस लेता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर वो धारा 6 के अंतर्गत अपराधी माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति धारा 6 मतलब उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अस्पृश्यता के आधार पर अपना माल बेचने या सेवाएं प्रदान करने से इनकार करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई अपराधी है, दोषी पाया गया है धारा 6 के अंतर्गत, तो न्यायालय उस व्यक्ति का लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए रद्द करने का आदेश दे सकता है। यानी उसको कह सकता है कि ये आपका लाइसेंस या आदेश का रद्द किया जा सकता है। व्यक्ति लाइसेंस रद्द सरकार है, लेकिन सरकार को न्यायालय आदेश देगा कि इस व्यक्ति का इतनी अवधि के लिए लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है धारा 6 का दोषी, इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 6 का दोषी, इसलिए उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। धारा 8। धारा 9, सरकार द्वारा जो संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है उस अनुदान का निलंबन, पुनर्ग्रहण, इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, निलंबन तथा पुनर्ग्रहण। और वो कैसे, कब होगा ये ऐसा, जब किसी संस्था का प्रबंधक या उसका अध्यक्ष इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो उसको अनुदान दिया जा रहा है उस अनुदान का निलंबन हो जाएगा, अथवा उसका सरकार पुनर्ग्रहण करेगी, यानी जो सरकार ने अभी तक अनुदान दिया उसकी वसूली कर लेगी। यानी जितना अनुदान अब तक दिया हुआ है वो पूरा का पूरा सरकार उससे वसूल कर लेगी। इसको कहते हैं अनुदानों का निलंबन अथवा पुनर्ग्रहण करना। निलंबन करना मतलब आगे उसको अनुदान नहीं दिया जाएगा, अस्थायी रूप से उसको समाप्त कर दिया गया है। पुनर्ग्रहण का मतलब होता है कि अब तक जो भी अनुदान सरकार ने उस संस्थान को दिया हुआ है वो अनुदान जो है सरकार पूरा पूरा वसूल कर लेगी। ठीक है, तो ये है धारा 9। धारा 10, अपराध का दुष्प्रेरण। ये जो है ये 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। दुष्प्रेरण 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन, अपराध का दुष्प्रेरण क्या होता है ना? तो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण क्या होता है ये आपको पूछ सकता है। तो आईपीसी की जो धारा 107 है, 107 है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। इस अधिनियम में इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा जो 107 है उसमें दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो उसमें 4 चीजें आ जाएंगी। एक तो किसी को अपराध करने के लिए उकसाना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसा रहा, उसने अपराध नहीं किया, खुद नहीं किया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो उसको जो है अपराध का दुष्प्रेरण माना जाएगा। अपराध करने वाला जो गिरोह है उसमें सम्मिलित हो जाना, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें सम्मिलित हो जाना, है ना, षड्यंत्र में सम्मिलित हो। अपराधी की सहायता करना, सामाजिक रूप से सहायता, आर्थिक रूप से सहायता करना, है ना, अपराधी की हर तरीके से सहायता अगर कोई करता है तो उसको अपराध का दुष्प्रेरण माना जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अपराध का दुष्प्रेरण का मतलब होता है कि अपराध में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाना, मतलब डायरेक्ट वो उसमें सम्मिलित नहीं है, उसने खुद अपराध नहीं किया है, लेकिन अपराध करने वाले को किसी तरीके से उसने हेल्प की है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो अपराध में सम्मिलित है, इसी को कहा जाता है अपराध का दुष्प्रेरण। इसमें एक चीज और है कि अगर कोई लोक सेवक है, कोई पदाधिकारी है, वो अगर जो है उसको कोई जांच का अधिकार दिया गया है लेकिन वो जांच सही ढंग से नहीं कर रहा है, जांच करने में उपेक्षा बरत रहा है। उपेक्षा बरत रहा है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको सजा, मतलब उसको बचा रहा है, जिसको सजा मिलना चाहिए उसको सजा न मिले ऐसा प्रयास कर रहा है, उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, यानी उसका पक्ष कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है इसको भी अपराध का दुष्प्रेरण माना जाएगा और उस लोक सेवक को अपराधी माना जाएगा। ठीक है, तो ये है धारा 10। धारा 10A, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। इसको आपको 6 मार्क्स में पूछ सकता है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है।
सामूहिक जुर्माना ध्रुवीकृत करने की राज्य सरकार कर सकती है। अभी प्री में रहता था ये एक्ट, तब उस समय प्री में कई बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो फिर आपको मेंस में ही आना है। तो परिस्थितियां इसमें आपको बताना है कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना लगा सकती है। सामूहिक जुर्माना का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी अपराध में ज्यादा लोग, एक समूह इन्वॉल्व हो, तो उस पूरे समूह को सरकार जुर्माना उस पर आरोपित कर सकती है ना। तो उसको कहते हैं सामूहिक जुर्माना। वही बात इसमें कही गई है कि अगर ये समाधान हो जाता है कि इस क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के किए जाने से संबंधित, मतलब अगर राज्य सरकार को ये समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को उन्होंने किया हुआ है, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध उन्होंने किया हुआ है, तो उन पर सामूहिक जुर्माना लगा सकती है। या उन्होंने अपराध किया है या दुष्प्रेरण किया है, जैसे हमने पढ़ा, अपराध किया है तो उस पर जुर्माना लगेगा, या उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं यानी अपराध करने वाले को सहायता कर रहे हैं, ऐसे अपराध किए जाने संबंधित व्यक्तियों को आश्रय दे रहे हैं, वही अपराध का दुष्प्रेरण इसी को कहते हैं, आश्रय देने, सहायता देना है। अपराधियों का पता लगाने में, उसको पकड़वाने में जो है पुलिस की हेल्प नहीं कर रहे हैं, अपने क्षमता के अनुसार हेल्प नहीं कर रहे हैं, और अपराधियों के जो साक्ष्य उनको दबा रहे हैं, उजागर नहीं कर रहे हैं, तो राज्य सरकार राजपत्र में सूचना के माध्यम से उन पर जुर्माना लगा सकती है, और जुर्माना जो है उनके बीच बांट सकती है। और जुर्माना का जो विभाजन होता है, जुर्माना जो लगाया गया है, उस जुर्माने को राज्य सरकार क्या करती है, उन सदस्यों में बांट देती है। वो जो बंटवारा होगा वो उनकी क्षमता के अनुसार होगा, ये नहीं कह सकते कि बंटवारा जो है बराबर बराबर होगा। जो उन व्यक्तियों की जो क्षमता होगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये बंटवारा होगा। इसमें लिखा हुआ है राज्य सरकार वहां के निवासियों की क्षमता को ध्यान में रख करके ये बंटवारा करेगी, जरूरी नहीं कि बराबर बराबर बंटवारा हो। ठीक है, तो ये है इस तरह से जो जुर्माना लगाया गया है, जो आदेश दिया गया है, छूट पाने के संबंध में जो है प्रभावित जो समूह है, जो व्यक्ति हैं, वो जो है अपील कर सकते हैं, छूट के संबंध में जो है अर्जी फाइल कर सकते हैं। और अर्जी फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं वसूली जाएगी, ये भी इसमें है ना। जिन लोगों पर यह जुर्माना आरोपित किया गया है, उन लोगों को ये अधिकार होगा कि वो जो है छूट के संबंध में अर्जी फाइल कर सकते हैं सरकार से। अर्जी फाइल करने के लिए सरकार इनसे कोई छूट वसूल नहीं सकती। अर्जी फाइल करने के लिए कोई फीस सरकार इसमें उनसे नहीं वसूल सकती है। तो ये है इस तरीके से धारा 10A, हाँ पढ़ रहे थे हम लोग। धारा उसके बाद है 11, पश्चातवर्ती किए गए अपराध के लिए बढ़ा हुआ दंड, वर्धित शास्ति करके लिखा रहता है, तो मैंने इसमें सिंपल लिखा हुआ है। आप जब एक्ट में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा रहता है वर्धित शास्ति यानी बढ़ा हुआ दंड। पश्चातवर्ती का मतलब होता है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर कोई अपराध बार बार अपराध करता है तो उसके दंड में वृद्धि होती जाती है, इसको कहते हैं वर्धित शास्ति, है ना। बार बार अपराध करने पर जो है दंड में वृद्धि होती जाती है, इसको कहते हैं वर्धित शास्ति या बढ़ा हुआ दंड। तो उसमें लिखा हुआ पहली बार अपराध करेगा तो हमने पीछे पढ़ लिया है, पहले पढ़ लिया है कि पहली बार अपराध करेगा तो कितना दंड दिया जाएगा। फिर उसमें लिखा दूसरी बार अपराध करेगा तो उसको कितना दंड दिया जाएगा, तो कम से कम 6 माह का कारावास, अधिकतम कम से कम 6 महीने और अधिकतम 1 वर्ष का कारावास, और जुर्माना कम से कम 200 रुपए और अधिकतम 500 रुपए का जुर्माना। तो ये है दूसरी बार अपराध करने पर दंड। दूसरी बार अपराध कोई करता है तो कम से कम 6 महीने और अधिकतम 1 वर्ष का कारावास, और जुर्माना उसको कम से कम 200 रुपए और अधिकतम 500 रुपए का जुर्माना। तीसरी बार अपराध करता है, ये तो होगा दूसरी बार। तीसरी बार कोई अपराध करता है तो इससे जस्ट डबल दंड हो जाएगा, यानी कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम में उससे डबल हो गया का कारावास, और जुर्माना जो होगा 500 रुपए कम से कम, और अधिकतम इसका डबल हो गया 1000 रुपए जुर्माना, तो उसका जस्ट डबल है। ठीक है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 500 रुपए और 1000। तो ये हो गया पश्चातवर्ती किए गए अपराध के लिए बढ़ा हुआ दंड। अब इसके बाद आता है धारा 12।
कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा करना। उपधारणा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछ सकता है ना। उपधारणा, एक्चुअली उपधारणा को भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। उपधारणा क्या है आप पूछ सकता है। उपधारणा की जो डेफिनेशन है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में की गई है। इसका मतलब होता है कि न्यायालय द्वारा मानकर चलना। न्यायालय ऐसा मान लेता है, उपधारणा के अंतर्गत न्यायालय ऐसा मान लेता है कि ऐसा हुआ होगा अथवा नहीं हुआ हो। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन निर्मित हो जाती है जिससे ये पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में किस तरह का मामला है, किस तरह का अपराध हुआ है ना। तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो है न्यायालय ये मान लेता है कि ऐसा कुछ घटित हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो ये है उपधारणा। तो इसमें कहा गया है, ये मेन पॉइंट ये वाला है, नीचे तीसरा जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि अगर ऐसी के खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो न्यायालय ये उद्धारित करेगा या न्यायालय ये मान लेगा कि ये जो अपराध है वो अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। तो एससी के खिलाफ किया गया अपराध अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है, ऐसा न्यायालय मान लेता है। यानी अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है, यानी उसको जो है इस अधिनियम के तहत अपराधी माना जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा, ऐसा इस धारा के अंतर्गत हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति जो है ये न्यायालय में साबित कर दे, प्रूव कर दे कि मैंने जिस व्यक्ति के साथ के खिलाफ अपराध किया है, अपराध करते समय मुझे उस व्यक्ति की जाति का पता नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था कि वो एससी है, तो उसको अस्पृश्यता के आधार पर अपराधी नहीं माना जाएगा। न्यायालय जो है ये नहीं कह पाएगा कि उसने अस्पृश्यता के आधार पर अपराध किया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो एससी है, एसटी है, कोई जाति का पता ही नहीं था। तो न्यायालय उसको जो है सजा तो देगा, लेकिन उसको सजा इस अधिनियम के तहत नहीं देगा, बल्कि आईपीसी के तहत देगा, भारतीय दंड संहिता के तहत देगा, जैसे मैंने स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है धारा 13, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा। सिविल न्यायालय की अधिकारिता की परिसीमा का मतलब यहाँ पर यह है कि सिविल न्यायालय के समक्ष अगर कोई वाद जाता है, कोई आदेश जाता है जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के विरुद्ध है, तो सिविल न्यायालय उसको ग्रहण नहीं करेगा या उसके संबंध में कोई आदेश नहीं देगा या आदेश का निष्पादन नहीं करेगा, यानी उसका क्रियान्वयन करने के लिए नहीं है। अगर वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के विरुद्ध है तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय ना तो उसको ग्रहण करेगा, उस वाद को ना तो ग्रहण करेगा, ना ही उसके संबंध में कोई आदेश देगा और ना ही आदेश का निष्पादन यानी उसके क्रियान्वयन के लिए कोई बात करेगा, क्योंकि वो जो वाद है, वो जो आदेश है, वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के विरुद्ध है, इसलिए है। इसके बाद कंपनियों द्वारा किया गया अपराध, अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराधी कंपनी है, अगर इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाला कोई जो है कंपनी है, तो हर ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा जो अपराध करते समय भार साधक हो या उस कार्य के लिए उत्तरदायी हो, तो उन सभी को जो है अपराधी माना जाएगा और उसको दंड दिया जाएगा। यहाँ पर कंपनी से आशय कोई निगमित निकाय है, कोई फर्म वगैरह, संगठन वगैरह। इसके बाद आता है सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई उसका पदाधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है और उसका इंटेंशन जो है इस अधिनियम के का पालन करवाना है, और उसको करते समय अगर वो कोई आदेश दे रहा है या कोई कार्रवाई कर रहा है, इस कार्रवाई से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था उस पदाधिकारी का, तो उसको संरक्षण दिया जाएगा, यानी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, यानी उसने सही इंटेंशन से कार्रवाई की थी इस अधिनियम के तहत, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद आता है धारा 15, धारा 15। इसमें संज्ञेय जो वर्ड यूज किया गया है इसका भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। संज्ञेय
इस तरह के जो अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध कहे जाते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना जाता है। संज्ञेय अपराध से मतलब होता है कि ऐसे अपराध जिनमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अरेस्ट वारंट जारी करना जरूरी नहीं है, यानी वारंट जारी किए बिना जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना जाता है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले वारंट जारी करना जरूरी नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में आपको संक्षिप्ता विचारणी, इस पर विचारण करने का जो अधिकार है वो है प्रथम श्रेणी न्यायाधीश हैं, महानगर न्यायाधीश हैं। ये जो है इस अधिनियम से संबंधित जो मामले होते हैं उनका विचारण कर सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं प्रथम श्रेणी न्यायाधीश और महानगर न्यायाधीश, महानगर क्षेत्र में अगर मामला हो तो, है ना। डीजे वगैरह, ये डीजे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये जो है इसका विचारण कर सकते हैं। इसके बाद इसी में लिखा हुआ है कि अपराध करने वाला अगर लोक सेवक है, वो लोक सेवक केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार से अनुमति लेकर उस पर केस दायर कर सकते हैं। अगर वो लोक सेवक राज्य सरकार के अधीन है तो राज्य सरकार से अनुमति लेकर के ही जो है उस पर केस दायर किया जा सकता है, इसके बिना नहीं किया जा सकता है। इसके बाद धारा 15A है, अस्पष्टता का अंत करने से उत्पन्न अधिकारों का संबंधित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य। ये जो है ये आपको 6 मार्क्स में पूछ सकता है ना। इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछ सकता है। इसमें आपको ये बताना है कि इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है। ऐसा पूछा जा सकता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व जो है किसका है, तो ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार किस तरीके से जो है ये अपना दायित्व सुनिश्चित करती है, दायित्व जो है निभाती है, तो ये जो है आपको इसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें पॉइंट दिए गए हैं, सरकार इसके लिए क्या क्या उपाय करती है, कर सकती है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कर, मतलब इस अधिनियम का सही ढंग से क्रियान्वयन हो, लोगों को इसका फायदा हो, पीड़ित व्यक्ति को जो है विधिक सहायता प्रदान की जा सके, इसके लिए व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अभियोजन प्रारंभ करने तथा अभियोजनों को पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है, जिससे मुकदमा प्रारंभ हो सके और जो भी मुकदमा चल रहा है उसका सुपरविजन सही ढंग से किया जा सके। अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना सरकार कर सकती है। विशेष न्यायालय की स्थापना किस लिए कर सकती है, जिससे अपराधों का सही ढंग से विचारण हो सके। राज्य सरकार की सहायता के लिए समितियों का गठन हो सकता है, किया जा सकता है। इसके अलावा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण की व्यवस्था सरकार करती है, कर सकती है। सर्वेक्षण का मतलब यहाँ पर यह है कि जिन क्षेत्रों में इस अधिनियम के ज्यादा उल्लंघन हो रहे हैं, अस्पृश्यता संबंधी ज्यादा मामले हैं, उन क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करके और वहां पर इसको सही ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये है 4-5 पॉइंट हैं, तो इसमें आपको 6 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। इसके बाद धारा जो 15(4)A है उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है, जो भी राज्य सरकार इस तरह के उपाय करती है, केंद्र सरकार हर वर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर ऐसे उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो उसने और राज्य सरकारों ने इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किए हैं। केंद्र सरकार जो भी उपाय करती है, राज्य सरकार जो भी उपाय करती है इस अधिनियम को क्रियान्वयन करने के संबंध में, तो उसके लिए जो है उसके संबंध में जो उपाय हैं वो संसद में केंद्र सरकार द्वारा रखे जाएंगे। तो ये है 15(4)A है। धारा 16 में लिखा हुआ है कि अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अन्य विधियों के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि अन्य विधियों के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। तो ये है धारा 16। धारा 16A अपराधी पर्यवेक्षाधिनियम 1958 लागू होने के संबंध में धारा है। अपराधी पर्यवेक्षाधिनियम 1958 में क्या होता है कि अगर अपराधी जो है कम उम्र का है तो उसको इस अधिनियम के तहत छूट प्रदान की जाती है, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस धारा के तहत अपराधी पर्यवेक्षाधिनियम के उपबंध 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे
जो इस एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है जिसकी उम्र 14 वर्ष से ज्यादा है और इस अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है, तो उस पर आपराधिक सुरक्षा अधिनियम 1958 प्रावधान लागू नहीं होंगे, यानी उसको सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत दोषी माना जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा अगर उसकी एज 14 वर्ष से ज्यादा है। तो अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से ज्यादा उम्र का है और वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उस पर आपराधिक सुरक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यानी उसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अपराधी माना जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। यह धारा 16A। धारा 16B, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जो है नियम बना सकती है और ये जो नियम केंद्र सरकार बनाती है लोक सूचना के माध्यम से बनाए जाते हैं। लोक सूचना पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। केंद्र सरकार जो है राजपत्र अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बनाती है और ये जो नियम है उनको प्रत्येक बनाए जाने के यथाशीघ्र जो है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाए। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं इस अधिनियम के अनुपालन के संबंध में उनको संसद में केंद्र सरकार 30 दिन की अवधि के लिए यथाशीघ्र रखती है। तो ये है इस तरीके से धारा 16B और 17 निश्चित कर दी गई है। 17 संबंधी जो प्रावधान निश्चित हो गए हैं वो भी नहीं है स्थिति में। तो इस तरीके से जो है ये इस तरीके से आपका जो ये पहला अधिनियम मैंने बताया पूरा हो जाता है। इसमें फिर दंड के प्रावधान मैंने बता दिए हैं, लेकिन प्रमुख दंडिक प्रावधान आपको क्या 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 दंड मिलेगा ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। और फिर उसमें आगे है कि असफलता के कारण क्या है। ये अधिनियम उतना असफल नहीं रहा है तो उसके क्या कारण है और उसके सुझाव क्या हो सकते हैं। तो जो असफलता के कारण होते हैं उसी संदर्भ में हमें सुझाव देना होता है। असफलता के कारण में ये है कि देखो असफलता के कारण में सबसे बड़ा कारण होता है जन जागरूकता का अभाव। इस अधिनियम के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं होना एक बड़ा कारण है असफलता का, है ना। और जाति प्रथा का होना है और पवित्रता अपवित्रता की धारणा है, ऊंच नीच की भावना है, ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति है, शिक्षा है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, सामाजिक धार्मिक नीतियां रूढ़िवादी प्रवृत्ति है। ये बड़े कारण हैं इसके असफलता के। अब इसी संदर्भ में हम उपाय बता सकते हैं। इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। लोगों को जागरूक बनाना है, लोगों को इस अधिनियम के बारे में बताना है, उनको शिक्षित करना है, इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, जागरूकता लाना है, लोगों की सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, लोगों को अपने उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है, परिचित कराना है और इस अधिनियम को रोकने के संबंध में प्रयास करना है। और इस अधिनियम में कठोर दंड का प्रावधान, ये भी हम लिख सकते हैं कि इस अधिनियम में जो दंड का प्रावधान है उसको और कठोर बना करके हम इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये अधिनियम के सफलता कारण मैंने आपको, इसके साथ ही ये पहला अधिनियम आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे हम एक नया एक्ट लेके आएंगे। वो एक्ट होगा SC/ST अधिनियम 1989। उसको अच्छे से आप लोगों को समझना है, बड़ा एक्ट है। जय हिंद, गुड लक।